डाई बहुत मारी ना। क्या लेक्चर चालू हो गया है। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वाति प्लीज मुझे एक ब्लैक कॉफी देना ना प्लीज। हाँ, ब्लैक कॉफी दे दो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल मैंने दिल से आप सब लोगों को बहुत मिस किया। सीरियसली बहुत ज्यादा मिस किया यार। आई रियली मिस्ड यू अ लॉट। कल मतलब सीरियसली आप लोग आते थे तो बहुत अच्छा लगता था, बट बहुत मिस किया। और ये जानवी तो आ ही सकती थी, और अर्जब भी आ ही सकता था, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। आई विल मिस यू, डोंट वरी, दैट्स ओके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 54। ओके, ये क्या लिख रहा है? जेल पर नमक छिड़क रहे हो? जेल? इट्स ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, 2 मिनट रुकते हैं, फिर आज का हमारा सेशन चालू करते हैं विद ऑल द पढ़ाकू बच्चास। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट मैंने कल आप लोगों को बहुत मिस किया। Can't tell you, man. Homework was question 25 and question number 26. किया होगा आज आप लोगों ने होमवर्क। तापड़िया जी नहीं आए? आपका लाइव देख के मैंने संडे का मैच फिक्स करवाया है। सट्टेबाज मैच फिक्सिंग करता है अमन सिंगल। ईश्वरी बिल्ला के लिए क्यों सर, क्या हुआ था कल? I really like such outdated students. Who are not updated are outdated. Very good, Ishwari Billa. I'm proud of you. वो लोग कितने लकी है, उन्होंने एकाग्रता की टी शर्ट वेयर करी थी। या तो मैं आपको दिखाऊं वो लोग। अरे यार, धोखेबाज जतिन डिमला ने फोटो ही नहीं दिया मुझे। शी मैन इज वेरी बैड। ओके, so we had an amazing cricket evening with all the students yesterday. It was great, it was fun, and maybe you can go and just check on Instagram something like this. सर अब तो मैराथन के टाइम पर क्रिकेट नहीं खिलाया तो फिर देख लेना। देख लेंगे, देख लेना, देख लेंगे, देख लेना। ठीक है, आप दिखा देना, हम सब लोग देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इंदौर में मैराथन कब होने वाला है? एग्जैक्ट डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है, हम लोग कर रहे हैं डिसाइड, बट मार्च के अंदर हम लोग प्लान कर रहे हैं। बट वी विल लेट यू नो। कुछ कंटिजेंसीज हैं जिसके ऊपर डेट बेस्ड है। एक बार वो कंटिजेंसी फाइनल हो जाए देन विल डिसाइड। ओके, नाउ नाउ क्वेश्चन नंबर 25 તમારું होमवर्क क्वेश्चन 6। अरे भाई साहब, होमवर्क क्वेश्चन से याद आया, कल की क्लास के अंदर किसी की जल पड़ी भाई। मैं इंस्टीट्यूट को ये थोड़ी बोला भाई इंस्टीट्यूट गलत है। कौन है? सिद्धांतम नाम का एक स्टूडेंट है। ये मैसेज कहता है, क्या लिखता है? Sir, in today's costing lecture on marginal costing, when we are solving question number 16, we try finding out profit under marginal costing method, for which you criticized ICF for showing cost. क्रिटिसाइज मतलब क्या भाई? मैंने मतलब तेरी क्या मैंने गैया चुराई है? मतलब क्या मेंटेलिटी के लोग होते हैं भाई, मेरे को समझ ही नहीं आता किस चीज को कहाँ के कहाँ लेकर जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि आईसीआई ने गलत किया है, मैंने कहा कि आईसीआई ने बड़ा टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व किया है, जहां पर उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल यूनिट प्रोड्यूस की निकाली, बाद में क्लोजिंग स्टॉक अलग से देखा है, और इसकी क्यों सुलग गई मेरे को भी नहीं पता। बट ऑल सेट एंड भाई मेरे को समझ में नहीं आता कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ठीक है, नो प्रॉब्लम सिद्धांतम जी, धन्यवाद। आगे बढ़े। होमवर्क क्वेश्चन चेक किया सभी ने?
चेक किया सभी ने? चलिए देख लेते हैं. An Indian soft drink company is planning to establish a subsidiary company in Bhutan to produce mineral water. बहुत बढ़िया. Based on the estimate annual sale of 40,000 bottles of mineral water, cost studies produce the following estimates for Bhutanese subsidiary. Okay. Material, labor, overheads, admin और variable fixed का proportion यहाँ दिया गया. ठीक है. Now the Bhutanese production will be sold by a manufacturer representative who will receive a commission of 8% of sales price. No problem. No portion of Indian office expenses to be allocated to Bhutanese subsidiary. You're required to compute the sale price per bottle to enable the management to realize an estimated 10% profit on sale proceeds in Bhutan. आपको selling price per bottle निकालना है with the profit of 10% on sale proceeds. अब ये मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं टोटल कॉस्ट लूंगा. टोटल कॉस्ट मेरे सामने एक तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी है 2,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस 92,000 प्लस 40,000. टोटल कॉस्ट इज इट कमिंग टू 4,92,000. चेक करिएगा. 4,92,000 की टोटल कॉस्ट आ रही है क्या? चेक करिएगा सभी जने. ऑब्वियसली इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें वेरिएबल भी है, दोनों टाइप की कॉस्ट है. करेक्ट. But at an aggregate, at an outset, total cost is coming 4,92,000. चेक कीजिएगा. मैं जब तक सॉल्यूशंस ओपन कर लेता हूं. ठीक है. अब समझना, वेरिएबल और फिक्स में आपको उसको डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना है. वेरिएबल और फिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब ये टोटल कॉस्ट जो है इसके अंदर एक कॉस्ट अभी ऐड नहीं हुई है और वो है कमीशन. टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन. अब कमीशन जो है वेरिएबल है, इट इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ सेल. तो फिर वापस यहां पर मिलेगा टोटल कॉस्ट, इसके अंदर ऐड करना है हमें प्रॉफिट और फिर हमें मिलेगी फिगर ऑफ सेल्स. ये सेल्स की फिगर को हम डिवाइड करेंगे 40,000 बॉटल से, तब जाकर हमको मिलेगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. तो डैश अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकाले यार, किस तरीके से कैलकुलेट करें? कमीशन जो दिया है वो दिया है 8% ऑफ सेल्स प्राइस. तो अगर मैं सेल्स को लेता हूं x तो प्रॉफिट होगा मेरा 10% ऑफ सेल्स 1.08x और कमीशन होगा मेरा 8% 0.08x. चेक करिएगा. तो मेरे टोटल कॉस्ट विद कमीशन कितनी होगी? 4,92,000 प्लस 0.08x प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू x. अब इसको करते हैं सॉल्व. देयरफॉर 4,92,000 प्लस 0.08x प्लस 0.10x इक्वल्स टू x. चेक करो. देयरफॉर 4,92,000 प्लस 0.08 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.18x. इतने सारे x, it is equal to x. Therefore 4,92,000 it is equal to 0.82x and therefore x is equal to 4,92,000 divided by 0.82. Is it coming to 6 lakh rupees? चेक कीजिएगा. So total sales value होगी 6 लाख रुपए. समझना. टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन 4,92,000. 6 लाख का 8% 48,000. कॉस्ट शीट आपकी पूरी हो जाती है. प्लस 4,92,000 टोटल हो गया 5,40,000. प्रॉफिट यहां पर आपका ऐड हो जाता है 60,60,000 और फिर आप 6 लाख रुपीस का सेल जनरेट करते हैं, उसको 40,000 बॉटल से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा ₹1515 पर बॉटल. चेक कीजिएगा पहला आंसर आप सभी लोगों का. पहला आंसर सभी लोगों का चेक कीजिएगा. इज इट कमिंग टू 15 रुपीस पर बॉटल? मजा आया क्वेश्चन करके? देखो तो आंसर, सेलिंग प्राइस पर बॉटल 15 रुपए. बहुत बढ़िया. फिर आगे क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन आसान है. कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस and also in number of bottles for Bhutanese subsidiary on the assumption that selling price is ₹14 per bottle. इसके लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अलग अलग फाइंड आउट करना होगा. ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर बॉटल। अब उसके लिए आपको टोटल फिक्स कॉस्ट अलग से निकालनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट अलग से निकालनी होगी, जो ऊपर के टेबल में आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया तो अब नीचे में आपको अलग से करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग टू 2.9 रुपीज? contribution per unit, is it coming 2.9 rupees per unit? And break even is on 32,000 bottles, 32,000 बॉटल्स, 4,48,000 की सेल्स वैल्यू पे ब्रेक इवन होगा। चेक कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कितनी देर में हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मगर मगर मैंने आपको कल मिस बहुत किया, स्पेशली जो मेरे बच्चे इंदौर में हैं। यार तुम लोग तो आ ही सकते थे ना, पर तुमको मैंने मिस बहुत किया कल। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चेक करते हैं। इट वाज सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17। चेक कीजिएगा, मामा मिया। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। पढ़ ले एक बार, बहुत अच्छी बात। XYZ Limited has a production capacity of 2 lakh units per year. Normal capacity utilization is reckoned as 90%. Reckoned का मतलब है considered as 90%. So capacity का मतलब होता है 100%. नॉर्मली वो 90% बना रहे हैं, तो 2 लाख का 90% होता है 1,80,000 यूनिट्स। Standard variable production cost are rupees 11 per unit, okay, or the fixed cost are 3,60,000 per year. Variable selling cost are rupees 3 per unit and fixed selling cost are 2,70,000 per year. The unit selling price is 20 rupees. तो यहाँ जो डेटा दिया है, इस डेटा से हमें कंट्रीब्यूशन ये सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे कि आप अगर देखेंगे, आपका सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट जरा देखिएगा क्या क्या है, हाईलाइट करता हूं। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज 11 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दिया है। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस इज रुपीज 3 पर यूनिट, तो 11 और 3 14 रुपए, 14 रुपीज इज योर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो 20 रुपीज माइनस 14 रुपीज, पॉसिबली कंट्रीब्यूशन होगा 6 रुपए। जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़ लूं तब तक मैं नहीं कहूंगा कि कंफर्म होगा, बट पॉसिबली 6 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। और अगर मैं यहां से पीवी रेशियो निकालता हूं तो 30% का मेरा पीवी रेशियो आएगा। आपको फिक्स्ड कॉस्ट दी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट देख लेते हैं, 3,60,000 प्लस 2,70,000, 3,60,000 प्लस 2,70,000, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 6,30,000 पर एनम। ठीक है, ये एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर आ गई है। इन द ईयर एंडेड 31st March, the production was 1,60,000 units and the sales were 1,50,000 units. तो आपने प्रोड्यूस किया है 1,60,000 यूनिट्स और आपका सेल्स हुआ है 1,50,000 यूनिट्स का। द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 20,000 यूनिट्स। ये कैसे हो गया भाई? इन द ईयर जस्ट एंडेड the production was 1,60,000 units and the sales were 1,50,000 units and the closing inventory was 20,000 units. The actual variable production cost for the year are 35,000 higher than the standard. Okay, calculate the profit for the year. The first part of the question is to calculate the profit for the year. Units produced are 1,60,000, units sold are 1,50,000. 20 रुपीज से आपका सेल्स निकाला गया है, यहाँ पर चेक करेंगे। फिर उसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस की है। प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करते समय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोच से किया उन्होंने, कॉस्ट शीट ना बनाकर रिवर्स अप्रोच फॉलो किया है ना भाई। फिर यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया फॉर एंटायर 1,60,000 यूनिट्स। लॉजिकल है, बिकॉज हम लोग भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो 1,60,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और आपसे कहा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गई है, कितने से इंक्रीज हो गई है? 35,000 से, तो वो यहाँ पर ऐड कर दी गई है। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर ऐड कर दी गई है, उसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट के केस में सर अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट या 2 रुपीज पर यूनिट इन्होंने यहाँ पे निकाला है।
क्योंकि बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट है 3,60,000 पर एनम फॉर बजटेड यूनिट्स जो कि है 1,80,000 यूनिट्स। तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हो गया 2 रुपए। तो actual is 1,60,000 into 2 rupees that becomes 3,20,000 you get cost of goods produced। अब यहाँ पर थोड़ी मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करना। क्या है मैथमेटिक्स, ध्यान से देखना। हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, है ना। अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपको प्रोडक्शन दिया है करंट ईयर का 1,60,000 यूनिट्स, सेल्स दिया है 1,50,000 यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इशारे समझने की कोशिश करना। इसका मतलब यहां पर कुछ तो ओपनिंग स्टॉक है। अब वो कुछ तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1,60,000, अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 10,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक। ये सबने किया क्या, अमन ने कहा है इसमें फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज अमन यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कैसे निकालेंगे, सी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये आपको पर यूनिट पता है। बट हाउ डू यू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इट इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। याद है कल भी मैंने ये चीज बताई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी हमने देखा था कि फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है। तो आपने जब इस साल का बजट बनाया था तो एस्टिमेट किया था कि आपके फिक्स कॉस्ट होंगे 3,60,000 पर ईयर व्हेन योर कैपेसिटी विल बी 1,80,000 यूनिट्स, मतलब 2 रुपए प्रति यूनिट। तो उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट शीट आप लोगों ने बनाई है, ठीक है। नाउ ओपनिंग स्टॉक का क्लियर सबको समझ में आया, 10,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक आया। अब ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमको करना है। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे, चेक करिएगा। ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 यूनिट्स दैट इज 1,50,000 प्लस 20,000 माइनस 1,60,000, इट इज वैल्यूड एट रुपीज 11 पर यूनिट। अब ये 11 पर यूनिट कैसे आया, लुक एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 11 रुपए और फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 2 रुपए, तो 11 और 2 13 रुपए पे व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज 13 रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 13 रुपीज पे, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो 13 रुपए ही होगा, नहीं 13 रुपए होता था, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो 35,000 रुपीज का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 21,15,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कॉन्सिक्वेंटली यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, हमने बजट किया था फिक्स्ड ओवरहेड 3,60,000, जबकि एब्जॉर्ब कितना हुआ 3,20,000। 3,20,000 कैसे एब्जॉर्ब हुआ, हमने बजटेड प्रोडक्शन लिया था दोस्त 1,80,000 यूनिट्स का। प्लीज अंडरस्टैंड हमारे जो ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो एस्टिमेटेड थे 3,60,000, बराबर है। और ये 3,60,000 जो थे इसके लिए बजटेड क्वांटिटी क्या थी 1,80,000 यूनिट्स की। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पर रेट पर यूनिट क्या निकाला, ₹2 पर यूनिट। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 1,60,000 यूनिट्स और 1,60,000 यूनिट्स का जब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो हमारा एब्जॉर्प्शन कितना हुआ बेटा जी 3,20,000 का। लेकिन एक्चुअल खर्चा तो लगा है 3,60,000 क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब कुल मिलाकर मेरा यहाँ पर 40,000 रुपए जो है वो अंडर एब्सॉर्ब हुआ है। ये जो 40,000 रुपए अंडर एब्सॉर्ब हुआ है ना, ये मेरा खर्चा है। ये खर्चा कहाँ जाएगा, मेरी कॉस्ट शीट में जाएगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, चेक ऑल ऑफ यू ओवर हियर। जो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है वो यहाँ पर 40,000 चला गया। फिर आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस आपके,
and then total cost and you find out the total amount of profit. चेक करिएगा 259375 आया है क्या? 259375 total amount of profit. Have you got this? अमन समझ में आया? बड़ा सन्नाटा है आज क्लास में. बड़ा सन्नाटा है आज क्लास में. अब देखो, अब हम आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर बेटा जी मैंने बेसिक कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी बताए. ये देखिए 20 रुपए सेलिंग प्राइस है, 14 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, 6 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. ठीक है, क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के अंदर मुझे प्रॉफिट निकालना है. दो तरीके हैं प्रॉफिट निकालने के. पहला तरीका ये है कि मेरी जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मैं ले लूं माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूं, मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करूं, मुझे मिलेगा सेल्स. दूसरा तरीका है मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मेट बनाऊं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. और यहां पर ये टेबल को शुरुआत से ही मैं ऐसा बनाता हूं जैसे कि मैंने जितने यूनिट्स बेचे सिर्फ उतने का मैं कैलकुलेशन करूं. तो 20 रुपए, 14 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 6 रुपए कंट्रीब्यूशन, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के साथ. कितने यूनिट्स मैंने बेचे हैं? 1,50,000. तो 6 इंटू 1,50,000 ये होता है 9 लाख रुपीज, है ना. 9 लाख रुपीज में से मैं फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ. फिक्स कॉस्ट टोटल हमने ली है 6,30,000 रुपए माइनस 6,30,000, तो 2,70,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट मार्जिन है. 2,70,000 का प्रॉफिट मार्जिन. अब यहां पर देखिए सेल्स लिया है 1,50,000 यूनिट्स का, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 11 रुपए, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 3 रुपए, 14 रुपए आ गया, बराबर है. अब यहां पर देखना इन्होंने एक चीज क्या की है जो शायद आपको बाद में कंफ्यूज कर सकती है. सेल्स इज 1,50,000. मैं ये नहीं कह रहा हूँ मॉड्यूल गलत है भाई, फिर से किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसलिए सेल्स चेक करना कितना है. सेल्स है यहाँ पर 1,50,000 यूनिट, 20 रुपए से उन्होंने लिया है, इसमें कुछ गलत नहीं. वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने लिया है ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. लुक एट दिस ऑन दिस पार्ट, 1,60,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज प्लस 35,000. सर पर आपका आंसर तो 2,70,000 आया, और यहाँ पर तो आंसर निकाल सकता हूं मैं वो भी आंसर, ठीक है. प्लस 35,000 किस चीज का आया? जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है ना, वो अंडर एब्जॉर्प्शन. तो मैं सपोज यहाँ पे वो 35,000 अभी माइनस कर रहा हूँ. तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? मैं आपको रिकंसिलेशन ही बना के दे रहा हूँ ना, 2,35,000. ये क्लियर हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब समझना, सेलिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट उन्होंने लिया है यहाँ पर 1,50,000 यूनिट्स का 3 रुपीज से. ₹3 तो क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन में दिया. Why 1,50,000? Because selling expenses are incurred only and only on the number of units sold. अब जो चेंज यहां पर हुआ है, एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक. मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के अंदर उन्होंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड किया है 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक को डिडक्ट किया है. अब यहां पर डिफरेंस आया क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में. Here is the difference in the valuation of closing stock. Closing stock का वैल्यूएशन आया है किस प्राइस पे? चेक करना, एट द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट. ये देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये यहां पर निकाला है 17,95,000. कैन यू सी दिस ऑल ऑफ यू? 17,95,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20,000 यूनिट्स. अब ये मल्टीप्लाइड बाय 20,000, 1795 कैसे आया? इसमें 35,000 रुपीज ऐड किया गया है. आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो मैं अगर मेरे कैलकुलेशन में यहां ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को ऐड करता हूं 11,000 और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करता हूं. मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला उन्होंने? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है 11 रुपए प्लस 35,000, 35,000 रुपीज के कम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए थे, वो भी प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हुआ. तो 1,60,000 इंटू 11 रुपए प्लस 35 रुपए, टोटल हो गया 17,95,000. 17,95,000 लगाकर आपने कितने यूनिट्स बनाए? 1,60,000 यूनिट्स बनाए. आप डिवाइड करेंगे 1,60,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, 224,375.
224375। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप माइनस करेंगे, 11,000 है या 1,10,000 है? 1,10,000 है ना? हाँ, ओपनिंग स्टॉक इज 1,10,000 प्लस 2,35,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कंट्रीब्यूशन आपको यहां पर मिल गया, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने जो टोटल लिया 6,30,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। और फिर आपको प्रॉफिट की फिगर मिली 239,375। चेक कीजिएगा, ये आया किसी का? ये आया किसी का? Everyone is so quiet today now. I don't know. Good morning guys. Are you there? नेटवर्क अगर तो ठीक है यार आज। ओके, एक काम करते हैं, चलो पहले आज के क्लास वर्क करते हैं, फिर आपको अगर नहीं आया तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा वापस रीसॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो डोंट वरी, पहले आज का क्लास वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा रीसॉल्व करवा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं इसको पेंडिंग रखता हूं, आई एम नॉट कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन नाउ, आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस। अभी हमारे क्वेश्चंस पेंडिंग कौन कौन से हैं, फटाफट बताओ मुझे एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, इंडेक्स चेक कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 वापस देख लेंगे अगर समय बचा तो, 27 28 पेंडिंग बचा है, ओके, 29 बचा है, 31 बचा है और 33 बचा है। चलिए एक एक कर कर शुरू करते हैं, फटाफट थोड़ी गति में प्रगति लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑब्लिक ट्रिपल ए की फैक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है, ऑब्लिक 13.26 13.26। डोंट वरी, यस भार्गवी, आई नो दैट, आई नो दैट, आई नो दैट। This is not the last day of the batch, don't worry bro, है ना? This is not the last day of the batch, so you need to remind me, don't worry। अगर ये लास्ट डे होता था तो आप रिमाइंड करवाते थे, सही है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी फ्रॉम अ सर्टेन मटेरियल। सो ये पढ़कर लगता है कि एक कॉमन रॉ मटेरियल है, उससे दो प्रोडक्ट्स मैं बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए और बी, उसका सेल्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, टोटल फिक्स कॉस्ट, ये सारा डेटा मुझे दिया है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ मैं आराम से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकता हूँ। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल गया, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ, और मुझे फिक्स कॉस्ट जो दी है वो टोटल दी है, प्रोडक्ट वाइज नहीं दी है। कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का स्टेटमेंट। दो प्रोडक्ट्स हैं बेटा जी हमारे पास, ए एंड बी, ये है प्रोडक्ट बी, ये है प्रोडक्ट ए। सबसे पहले मैं लिखता हूं सेल्स। सेल्स यहां पर दिया गया है, सेलिंग प्राइस यूनिट 2,500 और 5,000 रुपए, 2,500 और 5,000। उसके बाद आपको निकालना है यहां पर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हम टोटल ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया है, मटेरियल कॉस्ट 500 प्लस लेबर कॉस्ट 750, 500 प्लस 750 प्लस 250 का वेरिएबल ओवरहेड्स, टोटल 1,500 रुपए वेरिएबल कॉस्ट। क्या है बेटा जी? 1,500 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जब मैं करता हूं तो जाकर मुझे क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा जी? कंट्रीब्यूशन 1,000। अब मैं यहां पर आता हूं तो 1,250 प्लस 1,500 प्लस 500, 3,250, 3,250 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस 5,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ 1,750। ठीक है, मैं यहां पर निकालता हूं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो 1,000 डिवाइडेड बाय 2,500 इंटू 100,
पीवी रेशियो है 40 एंड 1750 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर है 35%। तो पीवी रेशियो है 35%। कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन द सेल्स इन वैल्यू इज लिमिटेड। एक एक कर क्वेश्चन को समझना, ओल्ड सिलेबस ये फाइनल का क्वेश्चन है, ये जब सीवीपी एनालिसिस नाम का टॉपिक आया करता था। अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेड है, मतलब देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट कैन बी सोल्ड। आप प्रोडक्ट ए और बी को अनलिमिटेड सेल्स नहीं कर सकते। जो सेल्स वैल्यू होगी, सेल्स वैल्यू मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उस पे लिमिटेशन है, इट्स अ की फैक्टर। तो अगर ऐसा है तो आप ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचना प्रेफर करोगे? लुक एट दिस टेबल एंड गिव मी द आंसर। इफ देयर इज अ लिमिटेशन ऑन सेल्स वैल्यू, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बेचना प्रेफर करोगे? विच प्रोडक्ट यू वुड लाइक टू प्रेफर? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। Why? अगर सेल्स वैल्यू लिमिटेड है तो मैं कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचूंगा? गिव मी आंसर एंड एक्सप्लेनेशन व्हाई। पीवी रेशियो हाई है, लेकिन मैं इस पे काउंटर दूं, पर यार अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो तो प्रोडक्ट बी का ज्यादा है ना, तो क्या करोगे? मतलब मैं कह रहा हूं पीवी रेशियो से क्या चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो मैं पैसा प्रोडक्ट बी में ज्यादा कमा रहा हूं। अगर मेरी सेल्स वैल्यू लिमिटेड है तो आपको क्या लगता है मुझे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेचना चाहिए? मेरा काउंटर समझ रहे आप? मैं कह रहा हूं भाई प्रोडक्ट बी से मैं एब्सोल्यूट टर्म में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा कमा रहा हूं। चलिए लिखिए आंसर। If sales value is limited, we should sell more of product A as it is having high PV ratio, which will generate more contribution for recovery of fixed cost. इवन दो एब्सोल्यूट अमाउंट वाइज प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूं तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस पीवी रेशियो। तो अगर मैं 40% का पीवी रेशियो अर्न कर रहा हूं तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हाई होगा, जिससे मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवरी आसानी से होगी, इसीलिए मैं प्रोडक्ट ए को ज्यादा बेचूंगा। दूसरा, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है क्वेश्चन। रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, अगर आपका रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो आप क्या करेंगे? समझते चलना, इसका सवाल मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, अगर मेरा रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिएगा, दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, पर्टिकुलर्स। I will write contribution per unit. Contribution per unit of product A is 1000 and that of product B is 1750. I hope it is clear to all of you. We just picked up the figures from the first table. अब मैं यहां पर देख रहा हूं, मेरे को क्वेश्चन ने क्या कहा है? रॉ मटेरियल इज शॉर्ट इन सप्लाई, तो मुझे ये देखना है कि विद द लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल विच यूनिट्स आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस मोर, मैं कौन से यूनिट ज्यादा बनाऊंगा। तो मैं उसके लिए क्या देखता हूं? रॉ मटेरियल पर यूनिट। प्रोडक्ट ए बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट बी बनाने में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने केजी रॉ मटेरियल चाहिए। डेटा को फॉलो करना, प्रोडक्ट ए बनाने की रॉ मटेरियल कॉस्ट है 500 रुपए, कितनी है? 500 रुपए, और 1 किलो मटेरियल कॉस्ट है 50 रुपए।
तो अगर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है 500 रुपए और 1 किलो की कॉस्ट है 50 रुपए, मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 10 किलो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। एक यूनिट प्रोडक्ट ए बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 10 किलो। 10 किलो। प्रोडक्ट बी के केस में 1250 डिवाइडेड बाय 5050, आई नीड 25 kg ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। तो मैं ये डेटा को यहां पर लिखता हूं, 10 kg, 25 kg। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई है तो मुझे देखना है मैं क्या बनाऊंगा, फिर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब 1 किलो रॉ मटेरियल पे मैं कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूं, ये मैं कैसे निकालूंगा? तो दोस्त प्रोडक्ट ए पे, टोटल प्रोडक्ट पे 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन में कमा रहा हूं, 1000 रुपए कमा रहा हूं, जिसके बदले में 10 किलो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं, मतलब पर केजी मैं 100 रुपया कमा रहा हूं। वर्सेस प्रोडक्ट बी में जहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन है 1750 रुपए डिवाइडेड बाय 25 किलो, मैं यहां कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कमा रहा हूं 70 रुपए। इसका मतलब क्या? what is having a better opportunity cost for my raw material? जो मेरे पास रॉ मटेरियल है उसकी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसमें, ज्यादा बेटर अल्टरनेटिव क्या है, ज्यादा समझदारी क्या है, प्रोडक्ट ए बनाने में या प्रोडक्ट बी बनाने में? अगर मैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट ए में यूज करता हूं तो प्रति किलो रॉ मटेरियल पे मैं 100 रुपए कमाता हूं, और अगर मैं प्रोडक्ट बी में यूज करता हूं तो मैं प्रति किलो 70 रुपए कमाता हूं। तो आपको सवाल यहां पे पूछा गया है, अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई है तो आपको क्या करना चाहिए? वी मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट ए since it yields high contribution per kg of raw material। समझ रहे आप मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्थ, बहुत बढ़िया स्नेहल, दोनों भाई बहन बहुत बढ़िया तरीके से मस्का पूरी लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थर्ड नंबर, की फैक्टर का मतलब समझ रहे हो? थर्ड नंबर, प्रोडक्शन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लेबर आवर्स इज लिमिटिंग फैक्टर। लेबर आवर्स इज limiting factor। Can you try calculating labor hours, limiting factor labor hours? एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे हमने रॉ मटेरियल का निकाला है, वैसे ही क्या आप लेबर आवर्स का कैलकुलेशन करके कंक्लूजन पे आ सकते हैं? डेटा आप लोगों के सामने, 2 मिनट। कुछ हो रहा है? जानवी हरियाणवी कह रही है ए। ओके, चेक करिएगा। अब देखना, पहले रॉ मटेरियल वाज द लिमिटिंग फैक्टर, अब कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है। 750 रुपीज की लेबर लगी और 30 रुपए का रेट है, 750 डिवाइडेड बाय 30 रुपीज, मतलब कितने लेबर आवर्स लगे हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है? 25 घंटे।
प्रोडक्ट बी बनाने में वेजेस लगे हैं 1500 रुपए के, रेट है 30 रुपीज, 50 घंटे यहाँ पर लग रहे हैं, 50 डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैं यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड करूंगा डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट से, तो वो है 25 घंटे और ये है 50 घंटे। और फिर मैं कैलकुलेट करता हूं कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर। 1000 रुपए लगाए कंट्रीब्यूशन आपने कमाया है 25 घंटे इस्तेमाल करके, मतलब आपके एक लेबर आर पे आप 40 रुपए कमा रहे हैं। 1750 रुपए आपने कमाया है 50 घंटे लगाकर, मतलब प्रति यूनिट पे 35 रुपए आपने कमाए हैं। मतलब मेरे दोस्त के ज्यादा आपके एफिशिएंट क्या है, ज्यादा आपकी कमाई कहां पर हो रही है? वी मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ प्रोडक्ट ए। आप समझ रहे हैं? कंक्लूजन बिल्कुल परफेक्ट है आप सब लोगों का। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना चाहिए? प्रोडक्ट ए ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये एक क्वेश्चन समझना, दूसरा आपको करना है, मुझे सबका फोकस चाहिए। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000 kg। क्वेश्चन को सुनना समझना। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 20,000 kg and the maximum sales potential for each product is 1000 units. Find out the product mix to yield the maximum profitability। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जब रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई था, हम एक कंक्लूजन तक पहुंचे थे कि हम सबसे ज्यादा हम मैक्सिमम बनाएंगे प्रोडक्ट ए को, बराबर है। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस यहां पर डाल दी है, मतलब क्वांटिफाई कर दिया है। हमारे पास टोटल रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है? टोटल पहले समझ लो फिर लिख लेना। रॉ मटेरियल अवेलेबल, what is the total quantity of raw material available with us? It is 20,000 kg। चेक करिएगा कितना है, 20,000 kg। अब दोस्तों हमें दो प्रोडक्ट्स बनाने हैं। मैं तो चाहूंगा तहे दिल से कि मैं पूरा के पूरा प्रोडक्ट ए बनाऊं, लेकिन देर इज सम लिमिटेशन, देर इज मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्ट ए ऑफ 1000 यूनिट। मैं पूरा बनाना चाहूं पर 1000 यूनिट के ऊपर मैं बेच ही नहीं पाऊंगा। नहीं तो आप सोचो ना, मैं 20,000 किलो से कितना ए बना सकता हूं? एक यूनिट ए बनाने में 10 किलो लगता है ना, सिर्फ कितना लगता है? 10 किलो। तो लिखना मत, बट सब समझना। मैं अगर चाहूं तो मैं 20,000 किलो डिवाइडेड बाय 10 किलो, मतलब मेरे दोस्त मैं तो 2000 यूनिट्स ऑफ ए बना सकता हूं ना, क्योंकि ए बनाने से मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन सेल्स वाला कहता है कि मैं मैक्सिमम सिर्फ 1000 यूनिट बेच सकता हूं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहां पर प्रोडक्ट ए बनाऊंगा। तो मैं यहां निकालूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए 1000 यूनिट हम बनाएंगे। आपको समझ में आया ये 1000 क्यों है? बिकॉज सेल्स पोटेंशियल उससे ज्यादा नहीं है। तो 1000 यूनिट्स, और एक यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 10 kg पर यूनिट। तो अब आप जब 1000 यूनिट्स ए के बनाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कितना होगा दोस्तों? एक बार चेक कर लेना, 10,000 किलो का कंजम्पशन आपका हो जाएगा। तो अब यहां पर आपके पास कितना रॉ मटेरियल बचा? 10,000 kgs रॉ मटेरियल बचा। ये जो रॉ मटेरियल आपके पास बचेगा 10,000 kg का, इसको आप यूज करोगे अगला नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज प्रोडक्ट बी। देयरफॉर बैलेंस रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी, रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। जरा चेक करिए, एक यूनिट प्रोडक्ट बी बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए दोस्त? 25 किलो का रॉ मटेरियल चाहिए। तो मैं यहां पर इसको डिवाइड करूंगा 25 किलो से। देयरफॉर प्रोडक्ट बी produced, कितने यूनिट्स बनेंगे प्रोडक्ट बी के? सो विद 10,000 kg of raw material and a standard quantity required of 25 units per kg, 25 kg per units, we will be able to produce how many units? 400 यूनिट्स। सवाल ये नहीं है, सवाल है आपको प्रोडक्ट का मिक्स बताना है। मिक्स का मतलब होता है रेशियो, ए इज टू बी का रेशियो। ए कितने यूनिट्स बने बेटा जी? 1000 यूनिट्स बने, और बी कितने यूनिट्स बने?
400 यूनिट्स बने. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ यू कैन राइट इट डाउन. Check all of you. क्लियर हुआ सभी को? अब मेरी बात सुनो, ये लिख लिया सभी ने? लिखा सभी ने? कम ऑन रिप्लाई करो मुझे. ठीक है, अब दूसरे वाले का आंसर आपको फाइंड आउट करना है. यहां पे लिमिटेशन देख लेना क्या है. दूसरे वाले में लिमिटेशन है कि 40,000 लेबर आवर्स आपके पास अवेलेबल है. मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल फॉर ईच प्रोडक्ट इज 1000 यूनिट्स. बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन करिए. बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए. तापड़िया जी इज ऑन द फायर. तापड़िया जी अग्नि के साथ जल रहे हैं. ओ तापड़िया, दैट्स द नेक्स्ट लेवल मैन. 40,000 आवर्स अवेलेबल है, समझिएगा. अब ये 40,000 आवर्स में सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट ए. ठीक है. प्रोडक्ट ए के लिए 25 घंटे चाहिए, तो मैं 1000 यूनिट्स इंटू 25 घंटे यहां पर लगा दूंगा. मतलब 25,000 घंटे चले जाएंगे प्रोडक्ट ए के लिए. बचेंगे कितने घंटे? 15,000 आवर्स डिवाइडेड बाय क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 50 आवर्स पर यूनिट. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 50. चेक करिए, बिल्कुल इजी था. 1000 इज टू 300. 1000 is to 300. आई आंसर? चलो बेटा जी, इंडेक्स में पोस्ट करें. आई नो दैट टापड़िया, बट I don't care about it, like you don't care about the 3, 4, 5 or what you have. Likewise, I also don't care because she just comes and she just goes. I give a damn to her. Question number 33. Go and post it to your index. It's a must revise question every single time. Whenever you revise this topic, you need to revise this question compulsorily. Question number 31 कर रहे हैं हम लोग. पार्थ, कितना समझने लग गया भाई तू मुझे, कितना है ना. इतना नहीं समझते रे पगले, प्यार हो जाएगा तुझे मुझसे. ऐसे मत कर, ऐसे मत कर रे पार्थ. इट्स ओके.
The MTech manufacturing company is presently evaluating two possible processes for the manufacture of a toy. The following information is available: variable cost per unit for process A and process B, selling price per unit for process A and B. I can't resist to calculate contribution per unit as 8 rupees and 6 rupees. I can't resist myself to calculate the PV ratio. 8 divided by 20 multiplied by 100. અહીંયા 40% PV ratio છે. 6 divided by 20% multiplied by 100. અહીંયા 30% નો PV ratio છે. चलिए, total fixed cost for the year, capacity is given and anticipated sales next year. A capacity मतलब क्या? The maximum number of units that can be produced. Installed capacity is 4,30,000, but your anticipated sales in the next year are 4 lakh. Versus in process B, you can manufacture up to 5 lakh units, but the maximum sales units potential is 4 lakhs. Correct? Okay. Suggest which process should be chosen. इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस को हमें चूज करना चाहिए? Would you change your answer as given above if you were informed that the capacities of the two processes are as follows: 6 lakh, 5 lakh units? Why? कैसे इवैल्यूएशन करेंगे आप? How are you going to evaluate? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि आपको इवैल्यूएशन करना है कैपेसिटी का. आपको ये इवैल्यूएशन करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोसेस चूज करना चाहिए. दो प्रोसेसेस है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है. कैसे करेंगे? Which process should be chosen? लॉजिकल आंसर ये है कि वो प्रोसेस चूज करेंगे जिस प्रोसेस में मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है. जिस प्रोसेस में मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वो प्रोसेस मैं चूज करूंगा. भाई लोगों, रफ बुक निकाल लो और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए 5 मिनट ले लो. 7:52 हुए हैं. 52 7:57. 5 मिनट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. गो फॉर इट.
मेरा सबसे पहले एक सवाल है, मुझे ये समझ में आ गया है कि डिसीजन जो होगा वो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे होगा, चलो एग्रीड है, नॉट अ प्रॉब्लम. Listen to my question carefully because then I also have to consider the second part of the question. My question over here is, it says that, just don't write, just understand. It says that product A is giving you a contribution of rupees 8 per units, and product B is earning you a contribution of rupees 6 per units, multiplied by some number of units that will give you total contribution minus fixed cost. It's 30 lakh and 21 lakhs. 21 lakh, and this is going to give me the total profit, correct? Now this is somewhere going to give me answer to the first part of the question, but in the second part of the question, what change they have made is, would your answer change as given above if you were informed that the capacities are as follows? So what they have changed in the second part of the question is the capacities. The capacity of process A, which was 4,30,000, is now being 6 lakhs, and capacity of process B, which was 5 lakh, is now becoming, still it's 5 lakhs. What I'm not getting is, my variable cost is not changing, my fixed cost is not changing, my number of units are not changing. So my question over here is, suppose I multiply this, your contribution per unit, with the number of units sold, that is 4 lakhs and 4 lakh. So this will give me total contribution 8 fours are 32 lakhs minus my fixed cost 30 lakh. My total profit is 2 lakh. 6 fours are 24 lakh minus fixed cost 21 lakh. Total profit 3 lakh. Prima facie, I am coming to a conclusion that I should adopt the process B because that's giving me high profitability. Prima facie. But still I'm confused because I don't know if this is the answer for question number 1, what is going to be answer for question number 2. Because question number 2 के अंदर ध्यान से समझना, contribution per unit चेंज हो रहा है नहीं, number of unit sales चेंज हो रहा है नहीं, fixed cost चेंज हो रही है नहीं, तो मेरा आंसर तो यही आएगा. इसका मतलब है कहीं तो कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट ही करता है वुड योर आंसर चेंज एज गिवन अबव. जब भी ये क्वेश्चन के हिंट को समझना, जब भी ऐसा सवाल आता है ना, वुड योर आंसर चेंज, इसका मतलब होता है सर्टेनली योर आंसर विल चेंज, 100% योर आंसर विल चेंज. बट हाउ इट विल चेंज, दैट यू हैव टू थिंक. Any thoughts on it? Anyone, any thoughts on it? Why are you given capacities? Why are you given change in capacities? What are you going to do with that? गुड मॉर्निंग सर. प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना तो सोल्यूशन आसान हो जाएगा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. क्वेश्चन समझ में आया आपको मेरा जो मैं रेस किया है? यस सर. क्या करेंगे फिर उसका बताइए. मतलब ये 4,30,000 यूनिट्स और 5 लाख यूनिट्स जो कैपेसिटी दिया है भाई, इसका यूज क्या है, मेरे को ये यूज समझ में नहीं आ रहा है. सर इंडिफरेंस पॉइंट अगर जैसे हम लोगों ने निकाला है, मुझे नहीं पता ना, मतलब मुझे पता है बट मैं ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बता सकता. मैं तो चाहता हूँ आप कुछ सोच के बताएं. व्हाट डू यू थिंक? कहीं तो देखो, हमने अभी जो कैलकुलेशन किया, ये वाला जो मैंने आपके सामने किया, जो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने यही किया होगा, इस कैलकुलेशन में मैंने कैपेसिटी की फिगर्स को कहीं यूज नहीं किया. यू एग्री विद मी? मतलब अगर आप यस क्वेश्चन सर. देखोगे तो देखो मैंने ये दोनों फिगर्स को यूज किया है, मैंने फिक्स कॉस्ट को यूज किया है, मैंने सेल्स को यूज किया है. द ओनली फिगर विच आई डिडंट यूज इज द फिगर ऑफ कैपेसिटी. और यस एक्चुअली सर. सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कैपेसिटी ही चेंज हो रही है. इसका मतलब है कहीं तो कैपेसिटी की फिगर का यूज है जो मैंने नहीं किया है, और जो मुझे करना चाहिए था वो क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ. एंटिसिपेटेड सेल्स इज बिलो होनी चाहिए
डिफरेंस पॉइंट के। तो सर लोअर फिक्स कॉस्ट जो होगी जिसकी वो प्रेफरेबल होगी। दिमाग चलाओ, या डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा मैं। यू आर ऑन द, ठीक है, मैं एकदम से नहीं कहूंगा पूरी तरह, पार्शियली आप सही रास्ते पे हैं सोचने के, सोचिए। ठीक है, चलो मेरी बात ध्यान से सुनना सभी जने। इसका आंसर उस बच्चे को अच्छे से आएगा जिसने मेरी बुक के मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्योरी पेजेस पढ़े हैं। इतनी सी हिंट मैं देता हूँ। हमने ये जो किया है गणित, ये जो कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन गलत है, इसमें मिस्टेक है। एक चीज इसमें हमें इफेक्ट देना चाहिए था जो हमने नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आएगा। ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, ओके। चलो होमवर्क, दिमाग चलाओ। डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा मेरे लिए। 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम रिक्वायर्ड है टू क्लोज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं बेटा, ये रिसर्च का काम क्लास में नहीं। मेरे लिए 2 मिनट का काम है इसको क्लोज करना, बट मैं नहीं करूंगा। ये दिखा रहा है थ्योरी पेजेस पढ़े नहीं आप लोगों ने। लेट मी पुट इट अप इन द ट्रैकर। थ्योरी पेजेस पढ़े नहीं है दोस्त। इस पे रिसर्च करना है। बहुत छोटा सा आंसर है, ट्रस्ट मी, बहुत छोटा सा। बहुत छोटा मतलब इट्स वेरी वेरी माइन्यूट, वेरी स्मॉल आंसर, बट यू नीड टू डू इट प्रॉपर्ली। 28 29, दो क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट देखते हैं, करते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। लेट्स डू इट क्विकली, लेट्स डू इट। ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, so won't take much of the time. Prisha Limited manufactures 3 different products and following information has been collected from the books of accounts. Okay, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, सेल्स मिक्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है और टोटल सेल्स आपको यहां पर दिया गया है। द कंपनी हैज करेंटली अंडर डिस्कशन a proposal to discontinue the manufacturing of product C। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सबका फोकस चाहिए। कंपनी कंसिडर कर रही है कि प्रोडक्ट सी जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दे और प्रोडक्ट सी की जगह पर एक नया प्रोडक्ट आ जाए, और वो नया प्रोडक्ट कौन सा है बेटा जी? प्रोडक्ट ई। व्हेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर एंटिसिपेटेड। कुछ टाइपिंग एरर हुई क्या? प्रोडक्ट ए बी सी ही है, वापस यहाँ पर प्रोडक्ट ए बी ई होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20, ए बी सी ए बी ई होना चाहिए। यस, एज आई एंटिसिपेटेड। ओके, तो अब आपको ओरिजिनल डेटा समझ में आया। यहाँ पर सी, यहाँ पर ई। ओरिजिनल डेटा है, 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ए बी सी। मैनेजमेंट उसको रिप्लेस करना चाहता है विद ए बी ई। मतलब क्या? वो सी की जगह ई बनाना चाहता है, करेक्ट। नाउ you are required to calculate the total contribution to sales ratio and the present break-even sales at existing sales mix. What is the meaning of existing sales mix? A, B and C. Calculate the total contribution to sales ratio. Total contribution to sales ratio मतलब PVR ratio, PVR ratio, PV ratio, PVR निकालना है आपको। And present break-even point
existing as well as proposed. Proposed क्या है? A, B और E. State whether the proposed sales mix should be accepted or not. आपको ये बताना है कि जो proposed sales mix है उसको accept करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. समझ में आया? क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ आपके रजिस्टर्स में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 29/AAA/13.24. Question 29/AAA/13.24. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे जहां पर एग्जिस्टिंग सेल्स मिक्स का आपको पीवी रेशियो निकालना है. एग्जिस्टिंग आप 3 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. टोटल सी बी ए पर्टिकुलर्स. एग्जिस्टिंग के आपके जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेलिंग प्राइस आप लोग यहां से ले लेंगे. क्या हो गया स्क्रीन को? ठीक है, एग्जिस्टिंग के जो 3 प्रोडक्ट्स है उसकी सेलिंग प्राइस आप यहां पर ले लेंगे 300, 400, 200. 300, 400, 200. चेक करिए, अलग ही खौफ है भाई इसको. ठीक है, फिर बाद में मैं इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. 150, 200, 120. 150, 200, 120. ये मेरा क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. चेक करिएगा. अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के बाद मैं यहां पर निकालूंगा क्या? पीवी रेशियो. पीवी रेशियो 150 divided by 300, it is 50%. It is also 50%. 80 divided by 200 into 100, it's 40%. चेक करो. अब यहां पर पीवी रेशियो को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेल्स मिक्स के साथ. सेल्स मिक्स का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ सेल्स, है ना. तो सेल्स मिक्स है 40, 35, 25%. 40%, 35%, 25%. चेक करिएगा. therefore net contribution. अब ये फिगर को समझने की कोशिश करना. नेट कंट्रीब्यूशन का मतलब है इंडिविजुअल प्रोडक्ट का पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स मिक्स. तो अगर मैं एक यूनिट बेचता हूं तो उसका मिक्सचर कंपोजिशन दिया है कि 40% सेल एट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट ए को, 35% एट्रीब्यूट होता है बी को और 25% एट्रीब्यूट होता है सी को, है ना. इस तरीके से सेल्स मिक्स निकलता है. तो 50 इंटू 40%, 50% इंटू 40%. कैलकुलेट करते चलिएगा. 50 इंटू 40% ये होता है 20%. 50 इंटू 35% ये होता है 17.5% और 40 का 25% होता है 10%. और टोटल इसका कितना होगा अगर आप चेक करेंगे तो 47.5%. चेक करिएगा कितना है? 47.5% टोटल का. तो ये मेरा ओवरऑल पीवी रेशियो हो गया, है ना. ओवरऑल पीवी रेशियो. अब मेरा टोटल सेल्स यहां पर दिया है. टोटल सेल्स सारे प्रोडक्ट्स का मिलाकर मुझे दिया है 60 लाख रुपीस. क्वेश्चन के अंदर दिया है, चेक करिएगा बेटा जी ये वाली फिगर. टोटल सेल्स 60 लाख. तो इसके बेसिस पर मैं निकालूंगा टोटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स 60 लाख. टोटल सेल्स तीनों प्रोडक्ट मिलाकर होगा 60 लाख का, मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल पीवी रेशियो 47.5%. 60 लाख इंटू 47.5% मतलब मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न किया है 28 लाख
50,000 रुपए का, चेक करिएगा। उसमें से मैं माइनस करता हूं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो अभी दी है मुझे, यहां पर चेक करिएगा कितनी दी है फिक्स्ड कॉस्ट, 18 लाख रुपए। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है, 10,50,000 रुपए। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दो आंसर्स मुझे निकालने हैं। पहला आंसर निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, पीवी रेशियो वो मैं निकाल चुका हूं। दूसरा है प्रेजेंट ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है, मुझे यहां पर ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू, जब वैल्यू में चाहिए होता है तो मेरा फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी वी रेशियो। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 18 लाख रुपए डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 47.5%, 3789474 हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर। तो सेल्स मिक्स को समझना, मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक मिक्सचर में, एक प्रपोर्शन में बिकता है। वो मिक्सचर और प्रपोर्शन के हिसाब से आपका टोटल सेल्स एट्रीब्यूट होता है। इट्स लाइक शर्ट, पैंट, टाई, सलवार, कमीज, चुन्नी, दैट टाइप ऑफ थिंग, है ना। और भी जो भी आप सोच सकते हैं। सापड़िया को दोनों एग्जाम्पल समझ में आएंगे, शर्ट पैंट का भी और सलवार कमीज और चुन्नी का भी, है ना, बिकॉज उसके लिए दोनों यूजफुल है भाई। अब यही इवैल्यूएशन आपको करना है जब आप एक और प्रोडक्ट को कंसिडर करें, ए, बी और ई को, है ना। तापड़िया कह रहा है न्यू मिक्स ट्राई करें। तापड़िया, ये क्वेश्चन के लिए था या निजी जिंदगी की बात चल रही थी, है न्यू मिक्सचर की। चलिए करिए करिए आप लोग, मैं जब तक सफाई करता हूँ।
कंक्लूजन पे आप आ जाएंगे? क्या कंक्लूजन देंगे? वी मस्ट एक्सेप्ट द न्यू प्रोडक्ट मिक्स, है ना? तापड़िया कह रहा है नई वाली ज्यादा अच्छी है। मैन, अमेजिंग, यू आर जस्ट माइंड बॉगलिंग तापड़िया। आज श्री नहीं है ना क्लास में, इसीलिए आप उड़ के बोल सकते हो तापड़िया जी। मेरे को तो गोपू का झुकाव ज्यादा लग रहा है ना, आप लोगों को भी लग रहा है? हिस्सो प्रोटेक्टिव, हिस्सो प्रोटेक्टिव। चलिए आगे बढ़े। मैं यहां से इमेजिन कर पा रहा हूं कि जब आपका फेस टू फेस मैराथन मैं लूंगा इंदौर में, तब यहाँ पे क्या क्या कांड होने वाले हैं मैं थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 28 आखिरी क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे अभी के अभी। पहले मैं पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? 5 से 7 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी घर जाएंगे। एक और क्वेश्चन करना है भाई, जो कल का आपका होमवर्क था, मेरा क्लास वर्क है। जानवी लिखती है मैं भी कुछ कांड करूंगी भाई। भाई के मुंह पे बोल रही है मैं भी कुछ कांड करूंगी, ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ये कोई लेटेस्ट फैशन है? वेरी बैड जानवी, वेरी बैड, वेरी बैड। और मैं भी बोल रहा हूँ कि सब जने जब इंदौर में मिलोगे तो प्लीज हार्पिक के लिए हार्पिक की बॉटल्स लेकर मत आना, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी उसके लिए हार्पिक की बॉटल्स गिफ्ट नहीं लेकर आएगा। ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज। बेइज्जती करो किसी की, बट किसी के चीथड़े मत उड़ाओ भाई, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेट्स get started. XY Limited makes two products X and Y whose respective fixed costs are F1 and F2. You are given that the unit contribution of Y is 1/5 less than the unit contribution of X, that the total of F1 and F2 is rupees 1,50,000, that the break even of X is 1,800 units, and break even point of X F2 is not considered, bhai sahab, and that of 3,000 unit is indifference point between X and Y. That is, X and Y make equal profit at 3,000 units volume, considering their respective fixed cost. There is no inventory build-up. Whatever is produced is sold. Find out the values of F1 and F2 and units contribution of X and Y. माँ कसम, बहुत सारे लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन के नाम से ही चिथड़े उड़ गए होंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली चल क्या रहा है। स्क्रीन दिखा रहा हूँ वापस, रो मत भाई, रो मत। सवाल ये है कि करना क्या है, मतलब मैं सच बोलूं आपको, ये वाला क्वेश्चन ना आपको टिपिकली ये फील आएगा कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। देखो घबरा रही है स्क्रीन भी क्वेश्चन से। एक मिनट, डर मत बेटा, डर मत। मैं आ रहा हूँ, वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ। डर गई है बेटी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का एक बेसिक डेटा अरेंजमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन 28 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक पेज नंबर 13.24। अब समझना,
एक्स एंड वाई मेक्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, ठीक है, एक प्रोडक्ट है एक्स, एक प्रोडक्ट है वाई, ठीक है। अब ये क्या कहता है आपसे, whose respective fixed cost are F1 and F2, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये कुछ ऐसे ही डेटा अरेंजमेंट मैं दे रहा हूँ रैंडमली। तो फिक्स्ड कॉस्ट आर F1 एंड F2, एक्स की फिक्स्ड कॉस्ट है F1, वाई की F2, ऐसा कुछ है क्या। whose respective fixed cost are F1 F2 बराबर है, दो प्रोडक्ट्स बना रहे हो एक्स और वाई। वापस स्क्रीन चली गई, परेशान कर दो मुझे, जान ले लो मेरी। हाँ, दो प्रोडक्ट्स है एक्स और वाई। अरे यार अब वापस बसूड़ी है, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा, ठीक है। दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, whose respective fixed cost are F1 and F2, मैं सिर्फ डेटा अरेंज कर रहा हूं। You are given that unit contribution of Y, unit contribution of Y is 1/5 less than unit contribution of X। मतलब क्या, जो contribution X का है, let us take example, it is A, तो y का जो कंट्रीब्यूशन है इट इज 1/5 लेस, 1/5 का मतलब होता है 20% लेस देन दैट ऑफ x, वो x के कंट्रीब्यूशन से 20% कम है। तो सपोज यहां पर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट a लेता हूं, तो क्या मैं यहां पर 0.8 a कह सकता हूं, चेक करो, 0.8 a कह सकता हूं। You are given that the unit contribution of y is 1/5 less than that of the unit contribution of the x, that the total of F1 and F2 is 1,50,000। अच्छा, F1 और F2 की टोटल है 1,50,000, मैं सिर्फ डेटा अरेंज कर रहा हूं, ओके, इट इज 1,50,000, ठीक है। That the break even point of X is 1800 units, प्रोडक्ट X का पीवी रेशियो हमें नहीं पता, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो है 1800 यूनिट्स, ठीक है। For break-even point of X, F2 is not considered, obviously क्योंकि F2 is the fixed cost of Y, and that 3000 unit is the indifference point between X and Y। ये तो कुछ अलग ही है। indifference point, कल हमने एक फॉर्मूला देखा था indifference point का, 3000 unit is the indifference point between X and Y, that is X and Y make equal profit at 3000 units volume। कल हमने एक indifference point का फॉर्मूला देखा था, याद अगर आपको आ रहा होगा तो, difference in fixed cost divided by difference in variable cost, इसको हमने कहा था indifference point। वो याद है, मैंने आपको एग्जांपल बताया था गाड़ी का, पेट्रोल डीजल ये वो, कहां पर गया वो कल वाला हमारा क्वेश्चन, ये रहा, ये देखा, cost in difference point is equal to difference in fixed cost divided by difference in variable cost, ठीक है। वो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया इन केस उसकी जरूरत पड़े तो। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट जो है वो है 3000 यूनिट्स का, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन का डेटा जो है उसको अरेंज कर रहा हूं। देयर इज नो इन्वेंटरी बिल्डअप एज व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2 एंड कंट्रीब्यूशंस ऑफ X एंड Y। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, ध्यान से देख लीजिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं। आपको दोनों के कंट्रीब्यूशंस फाइंड आउट करने हैं और दोनों की फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। दिमाग चलाइए, रफ बुक निकालिए, दिमाग चलाइए। मैं आपको इसके लिए देता हूं 8 मिनट, 8:26 इन माई स्क्रीन, 8:34, गो फॉर इट। ऑफ स्क्रीन होता हूं मैं।
हाँ जी, कुछ गाड़ी बड़ी आगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं ये कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट वाला पॉइंट रखता हूँ साइड में। तो हमारा काफी काम ना ये टेबल से यहां पर हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा काम यहाँ पे खत्म हो सकता है। कैसे हो सकता है समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। सभी जने हैं, जिंदा है, बहुत बढ़िया। हमने क्या अज्यूम किया है कि अगर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स है ए, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट वाई है 80% ऑफ ए, मतलब 0.8 ए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज F1, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वाई इज F2, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,50,000। अब यहां पर एक चीज जो आपको दी है जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, वो है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट एक्स है 1800 यूनिट्स। और आपको ये समझना है, आपको ये देखना है कि एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं एट ब्रेक इवन या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, किसी भी तरीके से आप लिखें, fixed cost is equal to total contribution. So can I say therefore substituting the values F1 is equal to A, check करो, F1 is equal to A, ये क्लियर है क्या सबको, चेक करो। अगर F1 is equal to A है, ये तो एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमें पता है कि F1 plus F2 it is equal to 1,50,000। F1 plus F2 is equal to 1,50,000। ये दूसरा इक्वेशन यहां पर बनता है, चेक करो। अब इस लाइंस पे थोड़ी सोचने की कोशिश करो, इस लाइंस पे थोड़ा सोचने की कोशिश करो। A इंटू 1800 यूनिट्स, एक्चुअली ये पर यूनिट हमने लिया है ना, तो A इंटू 1800, देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 1800 A, F1 इज इक्वल टू 1800 A, चेक करो। Therefore, can I say F1 is equal to 1,50,000 minus F2? या फिर मैं अगर F2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसको कहूंगा, भाई मेरा मैथ्स कमजोर है, चेक करते रहना। F2 is equal to 1,50,000 minus F1, जैसे घुमाना है घुमा लो, बस इक्वेशंस को समझा रहा हूं मैं आपको। अब मेरे पास F1 की वैल्यू है, तो क्या मैं कह सकता हूं F2 is equal to 1,50,000, ध्यान से देखना, माइनस 1800A। ये कहां से आया? तो मैंने F1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है यहां पे, चेक करो। F2 is equal to 1,50,000 माइनस 1800A, चेक कीजिएगा सभी जने। ये इक्वेशन सबको क्लियर हुआ क्या? पहला इक्वेशन यहां पर मेंशन करता हूं, F2 is equal to 1,50,000 माइनस 1800A, और F1 की वैल्यू क्या है? 1800A। ये मैंने क्यों निकाला है, अब मैं आपको इसका आंसर देता हूं। ये मैंने इसीलिए निकाला है क्योंकि मुझे चाहिए कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट को मैं डिवाइड करता हूं डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट से। डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट को मैं डिवाइड करता हूं डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट से। मतलब मेरे दोस्त कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट यहां पर दिया है मुझे 3000 यूनिट्स, और फिक्स्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट F2 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अनदर प्रोडक्ट F1।
कुछ इसके बेसिस पर दिमाग चला सकते हैं। काफी नजदीक मैं लेकर आ गया हूं आपको, क्वेश्चन के सोल्यूशन के काफी नजदीक लेकर आ गया हूं। सोच के देखिए, कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इसके बेसिस पर कुछ दिमाग चलाइए। मतलब कुल मिलाकर भाई साहब मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप ये सब पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ एक्स, ये आपको निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। थिंक अबाउट इट। एक बार ये वैल्यू निकल गई तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, टाइम है हमारे पास, चिंता मत करो, टाइम है। कल के लेक्चर में भी हम 10-15 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहले आप ट्राई करो। मैंने आपको एक डायरेक्शन दिया है सोचने का। ए क्या अज्यूम किया है, मैं फिर से बता रहा हूं। ए इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, आंसर बताऊं मैं आपको? चलो ठीक है। तीन वैल्यूज आपकी आंसर है, ए, F1, F2। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला देखिएगा, कल के क्वेश्चन से नंबर ऑफ केसेस वाला ये क्वेश्चन है। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट है डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। मुझे फाइनल आंसर चाहिए जो मैंने अभी यहाँ लिख दिया है। फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए वो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप सिर्फ कोशिश करो। और एक अच्छे पोजीशन पे लाकर मैंने आप लोगों को छोड़ा है। F1 की वैल्यू मैंने आपको दे दी है, F2 की वैल्यू मैंने आपको दी है, फॉर्मूला आपके सामने है, अब दिमाग चलाना है। वेरी गुड यश, वेरी गुड श्री। आप लोगों की थिंकिंग सही डायरेक्शन में जा रही है, बस इतना मैं कहूंगा। यस सचिन। यश गुराव, कैन यू प्लीज रेज हैंड? यश गुराव। यश गुराव, सचिन श्रीवास्तव, कैन यू प्लीज रेज हैंड? श्री खन्ना। कुछ लोगों के आंसर्स सही आए हैं, मैंने स्क्रीन पे आंसर्स लिखे हैं, बहुत बढ़िया है।
डायरेक्ट सोल्यूशन बताने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। श्री, कैन यू रेज हैंड? ओके, और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? मेरा सिंपल सवाल है, हाउ यू सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लेकर कैसे आए? फिक्स कॉस्ट तो हमारे सामने है, चेंज इन फिक्स कॉस्ट हमारे सामने है, बहुत आसान है। फिक्स कॉस्ट के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज F2 माइनस F1। ठीक है, फिक्स कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, F2 की वैल्यू भी है हमारे पास, F1 की वैल्यू भी है हमारे पास। आंसर्स इतने लोग लिख रहे हैं, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे? मॉड्यूल खोल के बैठे हो? मैं अगर F2 को सब्स्टिट्यूट करता हूं, यहां पे होता है 1,50,000 माइनस 1800 A माइनस F1 की वैल्यू होती है 1800 A। ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्या लूंगा मैं? कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट वापस पढ़िएगा, क्वेश्चन में दिया है break even point of X is 1800 units. For break even point of X, F2 is not considered. That for 3000 unit is the indifference point between X and Y. 3000 unit is the indifference point of X and Y. तो क्या करेंगे हम इसका यहाँ पर? Think about it. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया है, वाओ, आई एम एक्साइटेड। सचिन श्रीवास्तव, जो सवाल अभी है वो आगे भी रहेगा। गुड मॉर्निंग सचिन। सचिन, हेलो हेलो सचिन, मुझे मेरी आवाज आ रही है, सचिन की आवाज नहीं आ रही है। सचिन सचिन सचिन, आर यू देयर? चिड़िया की आवाज आ रही है, सब कुछ आ रही है, सचिन की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। कैसे निकालूंगा यार, क्विकली बताओ। वी हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन मैन, कम ऑन कम ऑन। आंसर्स आपके सामने है, बहुत नजदीक हो यार, बस इतना कह रहा हूं, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो। इतने लोगों ने सही जवाब दिया, एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे? डायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा, ये बात पक्की है, बट ऑब्वियसली मैं भी एक पॉइंट तक इंतजार करूंगा, नहीं तो फिर मुझे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट से रिवर्स कर दे? स्टेटमेंट से कैसे रिवर्स करोगे भाई? स्टेटमेंट में वैल्यूज कहाँ है जो आप रिवर्स करोगे? कॉस्ट एंड डिफरेंस कहीं तो यूज करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना आंसर कैसे निकलेगा? Contribution per unit of product A is X is A and that of product Y is 0.8 A. Difference in variable cost is 0.2 A. No, रुक रुक कर आवाज आ रही है यार, मैं डायरेक्टली नहीं बताने जा रहा हूँ आंसर, मैं इतना नजदीक लेके आ चुका हूँ भाई, इससे ज्यादा डायरेक्ट नहीं बताने जा रहा हूँ मैं आंसर। मुझे आंसर्स चाहिए, नो डायरेक्ट आंसर। अबे हैंड तो रेस कर तो कॉल करूंगा ना भाई।
यश ने हैंड रेस किया है। गुड मॉर्निंग यश। हेलो सर। गुड मॉर्निंग यश। हेलो सर। हेलो हेलो यश, एम आई ऑडिबल? हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है यश, आई कैन हियर यू। सर, जैसे यहाँ दिया है 3000 यूनिट्स पे प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई के प्रॉफिट सेम है, तो मैंने ऐसा किया 3000 ए माइनस एफ वन इज इक्वल टू 3000 इंटू 0.8 ए माइनस एफ टू। बिल्कुल, वेट वेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट को समझना है। एट कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, बिल्कुल सही कहा आपने। एट कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स should be equal to profit of product y। यही कह रहे हैं आप, बराबर है? यस सर। प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स का मतलब क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर ए इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कितना है नंबर ऑफ यूनिट्स? 1800, करेक्ट? माइनस हाँ। F1 that is equal to contribution 0.8 A multiplied by 1800, right? Minus F2। यस सर। चेक करो, सही लिखा है? सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्यों भाई? अटक गई मतलब मेरे लैपटॉप में। सही तो चल रहा है, यहाँ पे तो मूव हो रही है स्क्रीन। नहीं, मेरे लैपटॉप में अटक गई शायद। हाँ, आप कंटिन्यू करो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यश प्लीज गो अहेड, गो अहेड, आई एम लिसनिंग टू यू, एवरीवन इज लिसनिंग टू यू ब्रो। सर मैंने ऐसा निकाला था 3000 ए माइनस एफ वन इज इक्वल टू 2400 ए माइनस एफ टू। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बन गई थी 600 ए इज इक्वल टू 2 एफ वन माइनस 1,50,000। ओके, व्हाई यू डिड जब मैंने 2400? मतलब 3000 इंटू 0.8 ए, ओके, यस, ओके, तो 6000 ए इज इक्वल टू 2 एफ वन माइनस 1,50,000 ऐसा आ गया था। ओके, इक्वेशन बन गई थी पहली। फिर हमारे पास था 1800 ए इज इक्वल टू एफ वन, ओके, तो मैंने इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, देन वहां से मेरे पास ए का मान आ गया 50, ए की वैल्यू 50 आ गई। ओके, चलो, सही निकाला आपने, तो बिल्कुल उसमें सही ए का निकाला। मान। कुछ आवाज में डिस्टरबेंस हो रही है यश। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर। क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है भाई, आज समझ ही नहीं आ रहा है, अलग ही तांडव चल रहा है। चलो अब सब जने फोकस करो, मैं इसको क्लोज करता हूँ, बहुत आसान है। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट क्या होता है? कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो आकर एक होते हैं, एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, ठीक है? Cost and difference point is a point where the profit of total profit of product X will equate with the profit of product Y। प्रॉफिट की जब मैं बात करता हूं तो प्रॉफिट का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। हम यहाँ ब्रेक इवन की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो मैंने 1800 लिखा था वो गलत था। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट पे जो 3000 यूनिट्स है, 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स का प्रॉफिट 3000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट वाई के प्रॉफिट के बराबर होगा। अब प्रोडक्ट एक्स का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कितना है? ए, तो 3000 प्रोडक्ट का होगा 3000 ए माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है F1, that will equate to contribution। contribution per unit of product y is 0.8 a multiplied by 3000 units माइनस व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट F2। अब समझना, ये तो एज इट इज है 3000 ए माइनस F1 और ये हो गया 2400 ए माइनस F2। अब दोस्त अगर मुझे इसको सॉल्व करना है
तो मुझे या तो F1 को F2 बनाना पड़ेगा या फिर मुझे F2 को F1 बनाना पड़ेगा। मेरे पास दोनों की वैल्यूज यहां पर है, अगर आप देखते हैं तो इन दोनों की वैल्यूज यहां पर है। अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहां पर समझ में आया? अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व करूंगा। जब मैं F1 को F2 बनाऊंगा वो भी चलेगा, या F2 को F1 बनाऊंगा वो भी चलेगा। आपको ये रिलेशनशिप यहां पर समझना है कि F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 1,50,000 है। ये रिलेशन समझना है, जहां पर F1 क्या है, F1 इज इक्वल टू 1,800A और F2 की वैल्यू आपने निकाली है 1,50,000 माइनस 1,800A। लेट अस सब्स्टिट्यूट विद दैट। 3,000A minus F1 it is equal to 2,400A minus, अब F2 को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं F2 की ओरिजिनल वैल्यू से। F2 की ओरिजिनल वैल्यू है 1,50,000 माइनस 1,800A। आप समझ रहे हैं? और अब आप इस तरीके से जब इस पूरे इक्वेशन को बनाकर सॉल्व करेंगे, आपको यहां पर A की वैल्यू मिलेगी ₹50 पर यूनिट। ये जो ₹50 पर यूनिट है जो कि A की वैल्यू है, A को हमने क्या अज्यूम किया है, पढ़िएगा यहां पर A इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट X। तो एक यूनिट जो प्रोडक्ट X है उसका कंट्रीब्यूशन होगा ₹50 पर यूनिट। ये ₹50 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन के साथ जब आप इसको टैबुलेट करेंगे, टेबल फॉर्म में डालेंगे, तब जाकर आपको आंसर मिलेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट X is ₹90,000। क्या हो गया? और फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट Y is 60,000। ये आपके फाइनल आंसर्स है। मतलब दो फॉर्मूला से आपको खेलना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला जिसके साथ हम लोगों ने खेला था वो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए यहां पर एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। ये सबसे पहला फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला जिसके साथ हम लोगों को खेलना पड़ेगा वो ये है कि एट कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट वाई। मतलब ये वो पॉइंट होता है जहां पर आकर दोनों प्रोडक्ट के प्रॉफिट जो है वो इक्वेट कर जाते हैं। तो कॉस्टिंग का कम और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज्यादा है। करेक्ट? चलिए वापस एक बार इसको सॉल्व कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। अब हमारा जो बचता है आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन 26 मार्जिनल कॉस्टिंग के अप्रोच से उसको सॉल्व करना था, वो मैं आपको कल करके बताऊंगा क्योंकि अभी समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है। एक अर्जेंसी आ सकती है, टेलीग्राम ग्रुप विजिट कीजिएगा फॉर टुमारोज क्लास। प्रोबेबली आई हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो मॉर्निंग, सुपर अर्जेंट है, अनअवॉइडेबल है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। आज शाम को एक बार ग्रुप जरूर चेक कर लेना। क्लास में मिस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा बिहाइंड चल रहे हैं शेड्यूल से, बट जो भी होगा क्लास जरूर होगी। कितने बजे होगी दैट आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू। योर होमवर्क क्वेश्चन इज व्हाट? नो होमवर्क क्वेश्चन टुडे। बस वो वाला एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखना है जिसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताने वाला था। कौन सा है? 31 नंबर। 31 नंबर सिंपल है यार। ये जो कैपेसिटी है इसका कोई तो यूज है, ये कैपेसिटी का यूज आपको देखना है। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।